मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग तो शायद कभी ना कभी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका असर बहुत लंबे टाइम तक आपको नज़र आएगा। उनके जो वेरियस जो वोटिंग्स हुई हैं उसके अंदर जो है पैटर्न्स निकले हैं, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत ने जो एब्सटेन किया लगातार, जो पड़ोसी देश हैं उनका अलग सिस्टम रहा है उसके अंदर। ख़ास तौर से जैसे कि श्रीलंका के अंदर उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो रशियन जो टूरिस्ट हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध ने उसको भी रोक दिया। श्रीलंका पहुंचने वाले जो रशियन टूरिस्ट थे उनकी संख्या तो बड़ी है। फरवरी 2020 में श्रीलंका में 96 टूरिस्ट पहुंचे थे और जनवरी में 82,000 थे, और 96,000 जो पर्यटक थे उसमें रशिया के 15,000 थे, यानी कि ऑलमोस्ट 15% के आसपास रशिया के टूरिस्ट वहाँ आते हैं श्रीलंका में। और यूक्रेन के भी 5,600 देखा जाए तो टूरिस्ट थे जो वहाँ पहुँचे। इंडिया से भी 12,700 पर्यटक जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो श्रीलंका पहुँचे। अभी वो एक्सटेंडेड वीज़ा भी दे रहे हैं ताकि लोग आएँ, उनको पैसों की ज़रूरत भी है। कहीं ना कहीं अब उनको वहाँ पर जो चीज़ें हैं, फ्यूल है, फूड है, मेडिसिन्स है, वो सब की कीमत बढ़ रही है। अब देखिए, जैसे कि श्रीलंका को तेल खरीदने के लिए अब दुगनी राशि देनी पड़ रही है। जनवरी 2022 में रशिया ने श्रीलंका से 25 लाख किलोग्राम चाय खरीदी थी, टी खरीदी थी, और चाय का दूसरा सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया था वो। अब प्रश्न है कि श्रीलंका हालात में कैसे निपटेगा। क्या वो उसके पास इतना टी है कि वो सप्लाई कर पाए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में तो उनकी फार्मिंग बर्बाद हो गई है। अब जहाँ तक यूएनओ में वोटिंग हुई है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो अपने रीजन्स की वजह से दूर रहे हैं। रशिया बांग्लादेश को कुछ डिफेंस की जो उपकरण है वो भी देता है, और 2015 में रशिया ने बांग्लादेश को $12 बिलियन से ज़्यादा की राशि देने का वादा किया था, और जिसमें ख़ास तौर से एटॉमिक पावर प्लांट है, जो कि रूपपुर का जो पावर प्लांट है वो उन्हीं की मदद से हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, पता नहीं किस कारण से रूस चले गए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो कुछ कटौती करनी है फ्यूल में और बिजली की दरों में, जो कि IMF के देखा जाए तो प्रेशर में थी, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें जो थी वो होती चली गई। पाकिस्तान में अब 2023 में जनरल इलेक्शंस भी हैं, और पाकिस्तान अब क्या रुख अपनाएगा ये भी पता नहीं है। फ़िलहाल तो उसको ये नहीं पता कि रशिया के साथ रहे या अमेरिका के साथ रहे, तो अब लगातार वो वहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति में। मालदीव्स की परिस्थिति अलग थी। मालदीव्स देखा जाए तो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हुआ। आज जबकि मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम इन मालदीव्स एक्चुअली। तो मालदीव जो था यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हुआ यहाँ पर देखा जाए, और सिर्फ भारत और चाइना से अलग रुख अपनाया है। तो उसके ये जो एक हीरोइज्म है उसकी तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सराहना करनी होगी। लेकिन रूस को नाराज़ करेगा तो मालदीव का नुकसान हो सकता है कि 2021 के अंत में देखा जाए तो 2.2 लाख रशियन जो टूरिस्ट हैं मालदीव आए। लेकिन टूरिस्ट तो आते रहेंगे, अब कुछ भी संबंध खराब हो, अच्छा हो, जो भी हो। अब ये आंकड़ा 2019 के मुकाबले 2.7 टाइम्स मोर था। मालदीव आने वाला हर 6th टूरिस्ट जो है वो रशियन है, और ये रिच लोग होते हैं। मालदीव में फ़िश और ख़ास तौर से देखा जाए तो टूरिज़्म के अलावा तो और तो कुछ है नहीं, वो सब कुछ इंपोर्ट करता है। छोटा देश है, लेकिन उनके जो यूएनओ के अंदर जो राजदूत हैं हुसैन, उनका कहना है कि हमारे पास तो हथियार नहीं है, आर्मी नहीं है, तो हम अपने जो सिद्धांत हैं उसके बल पे चलेंगे और देखेंगे कोई हमें क्या दे सकता है और क्या ले सकता है। हमें अपना भी सोचना पड़ेगा। नेपाल और भूटान ने भी वही रुख अपनाया जो मालदीव्स ने अपनाया, तो दोनों की वजह उनकी डोमेस्टिक रही। और नेपाल की विदेश नीति में बदलाव आया है। अब ना तो चीन की बात का समर्थन करता है, ना भारत की बात का समर्थन करता है। और शेर बहादुर देउबा जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अमेरिकन कंपनी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के साथ सौदे को संसदीय मंजूरी भी दे दी, बधाई भी दी। तो नेपाल धीरे धीरे अमेरिका के खेमे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। चीन अमेरिका के इंटरफेरेंस से खुश नहीं था, लेकिन नेपाल ने वेस्ट के साथ जाने में अपना भला समझा, क्योंकि सारी एड तो वहाँ से आती है। इसी ढंग से भूटान ने भी इंडिया और चाइना से इंडिपेंडेंट रुख अपनाया, और उन्होंने कहा कि
ये बहुत सारे हमारे शक्तिशाली पर्वत हैं हिमालय, ये हमारे देश को बचा नहीं सकते, तो हमें बचाएगा कौन? जो वेस्टर्न पावर्स हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो फैसला लिया वो इंडिया का फैसला या दूसरे कंट्री का फैसला नहीं था, एक अलग फैसला था, और वो भी वेस्टर्न कंट्री के साथ गए, क्योंकि अल्टीमेटली नेपाल को और भूटान को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था मालदीव्स की तरह कि हमारा जो हित है, हमारा जो एक तरह से जो वेलफेयर है वो वेस्टर्न कंट्री के साथ ही रहेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस भी वहाँ से आती हैं, मनी भी वहाँ से आता है, ग्रांट्स भी वहाँ से आता है, न कि रशिया और चाइना से। तो ये एक अच्छी खबर थी जो कि काफ़ी चौंकाने वाली तो है कि कैसे नेपाल, भूटान और मालदीव्स ने भारत और चाइना के मुकाबले अलग रुख अपना के वेस्ट की साइड चले गए। शुक्रिया।